जी बिल्कुल और ये गज़ा से और लेबनान से क्या खबर आती है अभी फ़िलहाल जो है वो दुनिया जो है हैरान है क्योंकि इज़राइल जिस तरह से सीरिया में दाखिल हो रहा है गोलान हाइट्स में, तो मैं रुमान हाशमी साहब से जानूँगा कि रुमान हाशमी साहब जो सीरिया की इस वक़्त थोड़ा-सा अपडेट अगर हमें दे दें कि क्या अपडेट है? और उसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारी गुफ्तगू है वो कहीं न कहीं हमें फ़िलिस्तीन पर नज़र रखनी पड़ेगी, फ़िलिस्तीन को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कहीं भी कुछ हो और क्योंकि देखिए असल जो है वो ग्रेटर इज़राइल का है। ग्रेटर इज़राइल अभी एक साहब ने लिख ही दिया आते ही कि ग्रेटर इज़राइल का दरवाज़ा खुल गया है। ओपन हो क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? क्यों ऐसा ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है? पहले हम बात कर लेंगे रुमान हाशमी साहब, क्या अपडेट्स हैं? थोड़ा आप ब्रीफ कर दें। देखिए मुमताज़ भाई, आपने भी अपडेट दिया है, इनपुट दिया है और कैप्टन साहब ने भी हाफिजुल बशीर सॉरी बशीरुल असद के वेयर अबाउट्स को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा है, जो जिक्र किया गया कि एक कार्गो फ्लाइट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्रैश है या वो उसे शूट डाउन कर दिया इसराइल ने या हाईजैक कर लिया उसको फाइटर प्लेन से फोर्सली वो इसराइल की तरफ। लेकिन जो सिविलियन प्लेन का जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनके जो ट्रैफिक है, एयर स्ट्रिप है, उसको मॉनिटर करने का भी ऐप है, वो अवेलेबल है और उससे देखा जा सकता है अगर हमारे आपके कोई भी रिश्तेदार फॉरेन कंट्री में है, किस फ्लाइट नंबर है, अगर वो दे दिया है तो आप ऐप से पता लगा सकते हैं हम और आप कि फ्लाइट अब किस रूट पे है, कहाँ एंटर कर रही है, कहाँ जा रही है और या उस एयर स्ट्रिप पे और कितनी फ्लाइट है, कितना वहां पे ट्रैफिक कितना ज्यादा वहां पे कंसंट्रेट हो रहा है, कहाँ रूट क्लियर हो रहा है, कहाँ पे कौन सा वोलेटाइल जोन है, कौन कहाँ वॉर चल रहा है, किस जगह को जो फ्लाइट जा रही है, सिविलियन प्लेन है, वो किस कंट्री को अवॉइड करके वो रॉन्ग रूट ले रही है, ये सब आप देख सकते हैं। ऐसा ही शॉट स्क्रीन शॉट जो है उस कार्गो प्लेन का भी शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम के चैनल्स पे, जो इस तरह की खबरों को देख रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। उसमें ये देखा गया है कि जो कार्गो फ्लाइट है वो उड़ा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बशीर असद उससे गए हैं, वो उड़ा है दमिश्क से और उसने एक रूट लिया है इस साइड में और जाकर के फिर उसने एक गोल काटा है और यू टर्न लिया है और फिर यू निकला है वापस और यहाँ से वो रेडार से गायब हो गया है। और फिर एक इलाका है, समतल मैदान है, हरियाली घास का इलाका है, जहाँ शक किया जा रहा है कि शायद यहाँ ये हुआ है, लेकिन कोई उस पे अभी तक चाहे रिबल फोर्सेस हैं या जो भी रिबल फोर्सेस हैं, चाहे तहरीर शाम हो या कुर्द हैं, जो भी नियर या फिर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो अमेरिकन सेटेलाइट्स हैं, दुनिया भर के सेटेलाइट्स रोटेट कर रहे हैं, उनका भी कोई इस तरह का कंफर्मेशन नहीं आया है कि कोई प्लेन का रकेज मिला है। कोई समुद्र में तो गया नहीं है, मलेशियन प्लेन जैसे समुद्र में गर्क हो गया, पता नहीं चला। वो एक प्लेन फील्ड में शो किया जा रहा है, तो ऐसा कोई रकेज का कोई इस तरह का इमेजेस आया नहीं है। दूसरी बात, जो फ्लाइट जो प्लेन कल सैटरडे को गई थी, ये तो कार्गो प्लेन की बात की जा रही है, क्रैश की या हाईजैक की, बट कल जो सैटरडे को जो सिविलियन प्लेन निकला था, तो यूएई से यह खबर आई थी कि सीरियन फ्लाइट एक यूएई में लैंड करते देखा गया है। तो एक खबर यह भी है कि हो सकता है यूएई में बशीर असद को असाइलम दिया हो, कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूएई का अप्रोच लगातार इधर प्रो बशीर असद था। जब से वो अरब लीग में दोबारा से शमूलियत अख्तियार किया, सीरिया को कराया गया था, बशीर असद को अरब कंट्रीज ने फिर से रिकॉग्नाइज किया था, उसके बाद से यूएई काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप डेवलप किया था सीरियन गवर्नमेंट के साथ। उसकी एक वजह यह भी हो सकता है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी कई दो फ्रंट पे कम से कम ग्लोबली देखिएगा तो वहां पे उसके न्यूरा कुश्ती चल रही है, चाहे वो लीबिया का फ्रंट हो और फिर सूडान का फ्रंट हो। सऊदी अरब एक हिस्से को सपोर्ट कर रहा है तो यूएई दूसरे हिस्से को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में जहां टर्की तहरीर शाम का सपोर्ट अगर टर्की को था या अमेरिका को था
या इवन इजराइल को कह सकते हैं, इजराइल को था, यूक्रेन सपोर्ट कर रहा था खुले तौर पे। यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट पिछले 3-4 महीने से आके इदलिब में ड्रोन उड़ाने का ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको प्रशिक्षण दे रहे थे तहरीर अल-शाम के जो लोग थे। उस वक्त जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसा लगता था कि शायद ये यूक्रेन में जाएंगे, फाइट करेंगे, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से मुस्लिम रेडिकल फोर्सेस हैं, मिलिटेंट हैं, जो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चेचेनिया में जो ये रमजानोफ है, उनके अगेंस्ट उसने, उसके फादर ने रेडिकल इस्लामिस्ट को जो दबाया था, वो भाग करके उन्होंने यूक्रेन में और पहाड़ियों पे चले गए थे, शरण लिया था। वो एक तबका है जो फाइट कर रहा है यूक्रेन में रशिया के खिलाफ। वो तहरीर अल-शाम जैसा ही मिलिटेंट इस्लामिक रेडिकल ग्रुप है। तो ऐसा लगता था कि शायद ये भी उधर ही जाएंगे, लेकिन ये इनको तैयार किया जा रहा था, यूक्रेन तैयार कर रहा था। यूक्रेन को फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है, वेस्टर्न कंट्री करता है। ये फंडिंग कर रहे थे, तो तैयारी से ये सपोर्ट कर रहे थे इदलिब में तहरीर अल-शाम को ड्रोन। और ये ड्रोन काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। एक तो सीरिया की आर्मी, ये जो 2012 से खाना जंगी चली, काफी लाखों लोग मरे, दोनों तरफ से सिविलियन आबादी भी बड़ी तादाद में मरी। और लगातार इजराइल का जो सीरिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, मिलिट्री टारगेट पे, बैरक पे अटैक हो रहा था, उसने भी बहुत सीरियन आर्मी को डिमोरलाइज किया था और काफी नुकसान हुआ। तो सीरियन आर्मी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अकेले लड़ नहीं सकती। एक बात और भी है, अगर आप देखेंगे तो सीरियन आर्मी 1965 की जो अरब इजराइल वॉर था, उसमें भी 6 दिन में जो सरेंडर कर गए थे। या फिर 1974 का जो वार था, या 72 का वार था गोलान हाइट्स पे, वहां भी खबर आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया था गोलान हाइट्स में, जिसका कुछ हिस्सा गोलान हाइट्स का सीरिया ने कब्जा कर लिया था, दोबारा से इजराइल से ले लिया था उस जंग में। आज उसी इलाके पे 1974 का, जैसा कि मुताज़ आपने बताया, कि इजरायली आर्मी गोलान हाइट्स में बफर जोन को क्रॉस कर गया है। ये कंफर्म खबर इजराइल ने, गवर्नमेंट ने खुद जारी किया है कि 1974 में यूनाइटेड नेशन के मध्यस्थता से सीरिया के साथ हाफिजुल असद, बशीर असद के फादर, उस टाइम उनके साथ जो मुआहदा हुआ था बफर जोन मेंटेन करने का, सीज फायर जो था, और उसको इजरायली गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद वो गोलान हाइट्स में एंटर किए हैं। अब गोलान हाइट्स में 4 सीरियन शहरों को उन्होंने कब्जा किया है। और जैसा कि आपने बताया कि हेवी बम्बार्डमेंट वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी कर रहा है इजराइल, उसकी वजह यह है कि इजराइल ये नहीं चाह रहा है कि तहरीर अल-शाम के जो लड़ाके हैं, जो रेबल हैं, उनके हाथ में हेवी, चाहे ऑफेंसिव वेपन या डिफेंसिव वेपन, उनके हाथ में जाए। इसलिए वो बिल्कुल सीरिया बशीर असद जाने के बाद जो भी उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, चाहे वो बैरक है, चाहे वो रिसर्च लेबोरेटरी हो, चाहे वेयर हाउस हो, इसका मिसाइल्स का, और दूसरे इन्फेंट्री बटालियन के जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, तोप होता है, जो भी है, टैंक्स हैं, सबको इजराइल तबाह कर रहा है लगातार बम्बार्डमेंट करके, इसलिए कि तहरीर अल-शाम के हाथ में नहीं जाए। क्योंकि इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट भी ये बात कह रहे हैं कि सीरिया की बशीर असद गवर्नमेंट से ज्यादा खतरा उनको इस रेडिकल फोर्स से लग रहा है, क्योंकि भस्मासुर का मामला है। आपने भस्मासुर को तो बशीर असद को गिराने के लिए कर दिया, नेतन्याहू भी खुशी मना रहे हैं कि बशीर असद गए, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि हमेशा जो रेडिकल एलिमेंट होता है, कट्टरपंथी होते हैं, जिसको आप बढ़ाते हैं। हिस्ट्री देखिए, भारत से लेकर के इंदिरा गांधी ने भी, उस जमाने में अकाली दल को, लोंगोवाला को दबाने के लिए, और भिंडरावाले को बढ़ाया। और क्या हुआ नतीजा में? वो एक मिलिटेंट इतने ज्यादा वो आक्रामक हुए, गोल्डन टेम्पल को ऑपरेशन करना पड़े, ना जान गई। उस तरह से देखिए आप, पाकिस्तान ने मुजाहिदीनों को, सोवियत इरा में मुजाहिदीनों को बढ़ाया, वो मुजाहिदीन आपस में लड़े। फिर तालिबान को, पेशावर के जो 200 के करीब 100 मदरसे खड़े हुए थे, वहां से उन्होंने निकाला तालिबान को। और आज आर्मी चीफ, ये ISI के चीफ जो गए थे डाउनफॉल के बाद, जब तालिबान काबुल में एंटर कर गया था,
तो प्रेस मीडिया को बड़े फख्र से बताया था कि नाउ एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आज देखिए वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। तो तहरीर अल-शाम एक ना सिर्फ एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ाके हैं, वो जब भी किसी भी आइडियोलॉजी से लैस होते हैं तो वो बड़े कमिटेड डाई हार्ड रहते हैं। और ये ना सिर्फ टर्की के लिए सिरदर्द पैदा करेंगे, टर्की और दूसरी तरफ वो इजराइल के लिए, और इजरायली गवर्नमेंट इस बात को समझ रही है कि अगर ये मजबूत हो गया सीरिया में तहरीर अल-शाम, तो फिर ये क्लेम करेंगे, गोलान हाइट्स को भी क्लेम करेंगे। और इजराइल के लिए वो ना सिर्फ लेबनान में बॉर्डर पे वो हिजबुल्लाह के लिए परेशानी हो सकती है, बल्कि इजरायली गवर्नमेंट के लिए भी तहरीर अल-शाम और